welcome to all of you. Today, myself Divyanshu Kumar, and I am gonna teach you about relation today. We have already done two lectures on this chapter, sets, relation, and function. You can see it in the playlist. It is already there. This is the third lecture, and this lecture will be focusing mainly on relation. Mainly on relation. Today we will try to complete this relation chapter. See, this is a very small part. This is also very much related to sets. But before learning relation, before going on to relation, we have to learn one thing, that is ordered pair. That is ordered pair. Now what this ordered pair means? What this ordered pair means? If suppose two elements are given, two elements A and B are given. If suppose these two elements are given to me. So if this element is listed in a particular order, if these two elements is listed in a particular order, then it is said to be in ordered pair. If two elements A and B are listed in a particular order, then this is called as ordered pair, and it is denoted by A comma B. This is denoted by A comma B. So now I think I've made you clear what ordered pair means. So here in this A and B, here in this A and B, this A will be the first element, and this B will be the second element. This is also evident from here that AB will not be equal to BA. And this also implies that A is not equal to B. If A is equals to B, then there can be some other thing. Okay gentlemen, so I think now I am clear with this. So the next comes Cartesian product. So the next theme comes here is Cartesian product. So now see what this Cartesian products mean. So we have already learned a lot types of product in our junior classes. जैसा कि हम लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में होता क्या है. तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. इफ सपोज अगर मेरे पास, ठीक है, ए एंड बी तो सेट दिया हो, दो नॉन एम्प्टी सेट हो हमारे पास, ठीक है, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो हमारे पास. तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए एंड बी सच दैट, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर, मतलब यहाँ पे ए और बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए और बी की तरह, ठीक है, जहाँ पे ऐसा होगा सच दैट का मतलब दिस ए बी, यहाँ पे क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए होगा एंड बी बिलोंग्स टू बी होगा. तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. यानी कि ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास एक सेट ए दिया है और दूसरा सेट बी दिया है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों सेट्स को मिला के एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए, जहाँ पे ये जो ए है हमारा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आए और बी है जो हमारा ये दूसरे सेट से आए. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से. ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बेहतर समझ सकते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पे
अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लेते हैं ऐसा, ये सपोज ए में दो एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है। ए में दो एलिमेंट्स है 1 2, और बी में भी दो एलिमेंट्स है 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, यहाँ पे हमारा जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, जैसे देखिए, अगर हम ए क्रॉस बी में निकालना चाहिए कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें ए की जगह पे क्या रखना है, एक ए का रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए का रखेंगे, फिर बी की जगह पे क्या करेंगे, बी का रखेंगे, ठीक है। फिर अगला ऑर्डर पेयर क्या होगा, फिर से हम ए की जगह पे 1 रखेंगे और बी की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसका अगला क्या होगा, फिर ए की जगह पे हम 2 रखेंगे, बी की जगह पे 3 रखेंगे, और इसका अगला क्या होगा, बी, फिर से हम ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 4 रखेंगे। तो इस तरह से यही होता है हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, उतने बेसिक्स क्लास है नहीं, क्योंकि अगर ये एनडीए, ये जो क्लासेस चल रही हैं ये एनडीए को लेके चल रही हैं, मीन्स एनडीए की एग्जाम को एम करते हुए चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेसिक्स आपकी थोड़ी बहुत पहले से क्लियर हो, ठीक है। इट इज़ रियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट योर बेसिक्स आर अ बिट क्लियर, सो दैट you can just come here and revise your concepts and go through questions and go through start solving the question, ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे देखो, पहली प्रॉपर्टी है कि इफ ए बी एंड सी, ठीक है, इफ ए बी एंड सी थ्री सेट्स आर गिवन टू यू, ठीक है, थ्री सेट्स आर गिवन टू यू, देन, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, यूनियन बी क्रॉस, सॉरी, ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। फिर हम अगला देखेंगे, ठीक है, इसी में अगली प्रॉपर्टी क्या है, फिर से वही ए बी सी तीन सेट्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। हाँ, फिर इसी में देखिए तीसरी एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। आज से देख लीजिए, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बहुत तो क्लियर है पिछले दो वीडियोज से ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ठीक है। अगर ए एंड बी दो सेट हमारे पास दिया हो, ठीक है, व्हेनेवर आई से कि ए एंड बी टू सेट्स आर गिवन, दैट मीन्स दे आर टू नॉन एम्प्टी सेट, एवरीथिंग इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ओके। नॉन एम्प्टी मतलब इट हैज सम एलिमेंट इन देम, ठीक है, इट हैज सम एलिमेंट प्रेजेंट इन देम, ओके। सो इफ ए एंड बी टू सेट्स आर given, then a cross b is equals to b cross a implies a is equals to b and vice versa, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर a is equals to b हमारे पास दिया है तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, और अगर ये दिया है तो a is equals to b ट्रू है, ठीक है। अगर कहीं पे दिया हो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब है कि ए और बी इक्वल होगा, और अगर कहीं पे दिया हुआ है दो सेट ए एंड बी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, ठीक है। हाँ, हमारा तीसरा क्या है, ठीक है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, थ्री, नॉट इन रोमन्स, ओके। तो हमारा देखिए तीसरा क्या है, ठीक है, इफ A is a subset of B. If A is a subset of B, then what will happen? ठीक, if A is a subset of B, then A cross A, ठीक है, A cross A will be subset of A cross B intersection B cross A, ठीक है,
A cross B intersection B cross A. If A is a subset of B, then A cross A will be subset of A cross B intersection B cross A. ठीक है, आप इसको भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। आप A को कुछ मान लो और B को कुछ मान लो। जैसे मान लो A में हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, और B में भी हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स है 3 4। तो आप A क्रॉस A भी निकाल सकते हो यहाँ से, और A क्रॉस B और B क्रॉस A भी निकाल सकते हो। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि A क्रॉस A क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें पता कर सकते हो। फिर वही सेम कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, ये हमारे पास गिवन है, तो A क्रॉस C will be subset of A cross C will be subset of B cross C for any set C। ठीक है, फॉर एनी सेट C, यानी कि यहाँ पे एक सेट हमने C लिया है। ठीक है, हाँ, अब इस सेट C का ही हम यूज क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको A क्रॉस A के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, B के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो पहले हम क्या किए, A को C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इस C को B के साथ निकाले। ठीक है, तो ये A क्रॉस C भी क्या होगा, इसी का B क्रॉस C का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि C दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है कि दोनों तरफ हमने C से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, कोई नंबर नहीं है जो सीधा जाके दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट हाँ, अपने रेफरेंस के लिए अगर आप इसको इस तरह से याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम अगले पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा अगला क्या है, फिफ्थ वन। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि हमारे पास दिया है A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, बट यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दी गई है, C इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ D। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ D। ओके, तो यहाँ पे वही है कि A क्रॉस C विल बी सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, यही है हमारे पे। ठीक है, A क्रॉस C विल बी सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, इसको भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ठीक है, एक सेट A ले लो जिसको आप सबसेट बना दो सेट B का। ठीक है, फिर एक सेट C ले लो जिसको आप सबसेट बना दो सेट D का। ठीक है, और फिर चेक कर लो कि क्या ये सच में फॉलो हो रहा है या नहीं। इससे क्या हो जाएगी, आपके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या है। तो यहाँ पे अगला हमारे पास आता है, ठीक है जी, 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, चार सेट लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी, A B C एंड D। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार सेट लेंगे, A B एंड C, सॉरी A B C एंड D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो A क्रॉस B होगा, इसका हम इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, C क्रॉस D के साथ करेंगे। ठीक है, तो इस A क्रॉस B का हम इंटरसेक्शन C क्रॉस D के साथ करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। ठीक है, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको भी आप चेक कर सकते हो, ABCD को आप डिफरेंटली ले लो, कोई भी दो दो एलिमेंट रख के। ठीक है, इसको आप एक सेट बना लो, इसे A को मान लो 1 2, B को मान लो 3 4, C को मान लो 5 6, D को मान लो 7 8, और फिर इसको आप इस पे रख के चेक कर लो, देखो ये भी प्रॉपर्टी सही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अगला है सेवेंथ। ठीक है, सेवेंथ नंबर, ये क्या है, फॉर एनी सेट A एंड B। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो सेट है A एंड B। ठीक है, ये दो सेट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एनी सेट्स A एंड B। ठीक है, A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B। ठीक है, उतने अच्छे से ये लिख नहीं पाया मैं। ठीक है, A क्रॉस B। ठीक है, इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A। ठीक है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस क्रॉस साइन की जगह पे इंटरसेक्शन लगा देंगे दोनों जगह पे, और इसके साइन मतलब दोनों के साइंस को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो। ठीक है, फिर यहीं पे
ऐसा समझो 8th आ जाए, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम 8th भी लिख लें तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम यहाँ पे 3 सेट्स लेंगे, कौन कौन से, ए बी एंड सी, ये तीनों सेट लिया हमने, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है इसमें, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन सॉरी ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या निकालेंगे उसमें, फिर से हम उन दोनों का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। अब इसी में दूसरा आता है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा देंगे, तो ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो कहीं से, या फिर ये सब बुक्स में भी कहीं कहीं दिए रहते हैं, ठीक है। अधिकतर बुक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप कोई एनडीए के बेस्ड बुक लोगे, जो मतलब एनडीए के लिए बहुत ही, एनडीए के बेस्ड बुक लाइक पाथ फाइंडर वगैरह लोगे, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट पे, जो है कि 9th हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, जिनमें n एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो सपोज ऐसा समझिए कि हम a एंड b दो सेट लिए, ठीक है। हाँ तो इस दोनों में, ठीक है, इस दोनों में n एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, l एलिमेंट्स क्या है, कॉमन है। तो क्या होगा, ठीक है, तो जब हम a क्रॉस b, ठीक है, एंड बी क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, मतलब हम पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो इन दोनों में एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे, ठीक है, एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन निकलेंगे, ठीक है। अगर ए और बी में एन एलिमेंट्स कॉमन है, तो जब हम ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी याद कर लो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस पे, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए एंड बी हैव 6 एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है, ए एंड बी हैव 6 एलिमेंट्स इन कॉमन, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो आंसर विल बी 36, ठीक है, आंसर विल बी 36, ठीक है, आंसर विल बी 36, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं कहाँ, रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन के साथ। तो देखिए रिलेशन, तो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं रिलेशन, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ठीक है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, रिश्ता, कि किसी से कोई रिश्ता हो। जैसे हम भी, हमारे बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, हम किसी न किसी से बहुत सारा रिश्ता जोड़ के रखते हैं, बहुत सारा रिश्ता जो हम ऐसे ही जोड़ के रखते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, होता है ना। तो ऐसा ही कुछ है रिलेशन, ठीक है। तो ये होता किसके बीच में है, किसके बीच में होता है, कोई भी दो सेट्स के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, कोई भी दो सेट्स के बीच में होता है। जैसे हमारे पास समझिए ए एंड बी दो सेट है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वो किसी डिफिनिट मैनर में कोई बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि दो सेट है हमारे पास, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये बताता है, ठीक है। यही ये इस रिलेशन का काम है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं, ठीक है, यही हमारा क्या है, रिलेशन है, ठीक, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा रिलेशन और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहें तो ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, तो हमारे पास एक दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से, ठीक है। और यहाँ पे यह जरूरी है कि ये आर सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है, ये आर क्या हो, ए क्रॉस बी का सबसेट हो, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो सेट दिया है ए एंड बी, ठीक है, इसके बीच में अगर कोई रिलेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, जैसे हम बोलते हैं कि
आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी होगा, अगर वही होगा बी टू ए तो यहाँ पे बी क्रॉस ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन आर है ये क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का कि क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब यही है कि ये जो ए बी है, ए क्रॉस बी जो आएगा, जो ए बी ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा, ये क्या होगा, इस आर से बिलोंग करेगा, इस आर में बिलोंग करेगा ये, ठीक है। क्या होगा, इस आर में बिलोंग करेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में ये सेट ए का एलिमेंट होता है और ये सेट बी का एलिमेंट होता है जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है रिलेशन, ठीक है। हाँ, अब कहीं कहीं पे अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हो, ए इज ऐसे आर हो, ये कट किया हुआ हो और नीचे इधर बी लिखा हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है कि ए बी इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, उसका क्या मतलब था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए विल बी रिलेटेड टू बी, ठीक है। देन ए विल बी रिलेटेड टू बी, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो इसी में समझिए कि मतलब एक रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमारे ए में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमारे ए में n एलिमेंट्स हैं और बी में m एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन निकलेगा, ठीक है, उसमें कितने होंगे, उसमें 2 टू द पावर m n इतने रिलेशन होंगे। मतलब इस ए और बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमको निकालना हो तो वो कितना होगा, 2 टू द पावर m n। इसको एग्जाम्पल से ले लें, अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 6, ठीक है। 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64, कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा आता है डोमेन, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है डोमेन। इस वर्ड का यूज आपने अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत किया होगा, इस वर्ड का यूज आप अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत किया होगा, ठीक है। तो देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई रिलेशन निकालते हैं, जब हम किसी भी दो सेट्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। जैसे क्योंकि ए क्रॉस बी में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, यानी कि क्या है, वो जो रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी कि ये जो रिलेशन होगा ये भी क्या होगा, कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर यानी कि ए बी, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो इसी का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, इसी का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, बस। तो अगर डोमेन ऑफ आर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर डोमेन ऑफ आर पूछा जाए, ठीक है, इसको हम लोग DOM से लिखते हैं। अगर डोमेन ऑफ आर पूछा जाए तो इसका मतलब है ए, ठीक है, वेयर ए बी, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका यहाँ पे साफ मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे साफ मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी समझ लीजिए एक डोमेन है, सॉरी, एक ऑर्डर पेयर में, ठीक है, ये 1 और 8 लिखा हुआ हो, ठीक है। अब देखिए जितने सारे भी आएंगे, ठीक है, अब जितने सारे भी उस रिलेशन में जितने सारे भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, सबका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। सबका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। बस इतना ही होता है डोमेन, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और उसी में, ठीक है, उसी ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, उसी ऑर्डर्ड पेयर में जब हम क्या करते हैं, इसकी बात करें, ठीक है, जब हम सेट बी के एलिमेंट की बात करें, मतलब यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट है उसकी बात करें, तो ये क्या बन जाता है, हमारा रेंज बन जाता है। ये क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, हमारा रेंज बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रेंज ऑफ आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी इज टू ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी इज टू ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
हाँ, आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, आई थिंक आई एम रियली क्लियर विद दिस, ठीक है। तो अब इसी में देखो तीसरा चीज आता है। ये तीसरा चीज क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो जब हम किसी भी चीज में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, दो सेट्स के बीच में होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, आर इज ए रिलेशन, ठीक है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसके होंगे, ठीक है, तो इसका सारा एलिमेंट, ठीक है, इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, इसके जब हम सारे एलिमेंट को ले लें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। यहीं पे अगर ये रिलेशन क्या होता, बी टू ए होता, ठीक है, तो फिर ये ए का सारा क्या हो जाता, ए का सारा एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो कोडोमेन क्या हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। रेंज क्लियर हो गया और डोमेन क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है, जैसे देखिए कि हमारा ऐसे ए बी था, ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इसमें इसको हम क्या बोल रहे थे, रेंज बोल रहे थे ना। अब देखो ये जो ये बी जो है, ये किसका पार्ट है, सेट बी का पार्ट है। ये जो बी है ये किसका पार्ट है, सेट बी का पार्ट है, ठीक है। और सेट बी के पूरे एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन भी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चला कि रेंज विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ को डोमेन। इसको आप नोट भी कर सकते हो इस पॉइंट को, कि रेंज ऑफ a relation is always a subset to its codomain, ठीक है। रेंज ऑफ a relation is always a subset of its codomain, ठीक है। रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। पता चल गया क्यों, क्योंकि देखिए ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में जो बी है इसी को हम क्या मानते हैं, रेंज मानते हैं। ये जो बी होता है ये किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। और इस सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये रेंज क्या है, कोडोमेन से ही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसीलिए हम रेंज को कोडोमेन का सबसेट बोलते हैं, ठीक है, हमेशा होगा ऐसा, ठीक है। रेंज विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमेशा होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा अगला टॉपिक है इनवर्स रिलेशन। अगला टॉपिक क्या है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब देखिए इनवर्स का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा, आपने पहले भी फिजिक्स में भी इसको यूज किया है, ठीक है। मीटर के पावर ऊपर -1 लगा देते हैं, उसी को इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, ठीक है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए ऐसा समझिए कि देखिए ए एंड बी दो नॉन वाइड सेट है हमारे पास अगर, ठीक है, तो आर एल क्या हो गया, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन टू अस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो आर होगा, आर एक रिलेशन होगा ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनवर्स भी होता है आर का, ठीक है, यहाँ पे एक आर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर -1 से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, R-1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे R-1 से, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी रिलेशन है, यानी कि जब हम आर सेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए बी ऐसा, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा होता है या नहीं होता है, बताओ, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, अब इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक है, इसी को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, ठीक है, इसी को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कि आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, आर इनवर्स होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे है कि अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए होगा एक ऐसा जो आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है। हाँ, ये दोनों आपस में, ठीक है, ये आर इनवर्स होगा, ठीक है। ये लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पावर 1 लग नहीं पा रही है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू
आर इनवर्स, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यहाँ पे ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जब ये, और ये उल्टा भी होता है, ठीक है, अगर बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स है तो ए बी बिलोंग्स टू आर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जरूर हो रहा है ना। जैसे इसका डोमेन ए है तो इसका डोमेन बी है, इसका रेंज में बी आ रहा है, इसके रेंज में ए आ जा रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है, ठीक है, जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है वही क्या हो जाता है, वही रेंज हो जाता है किसका, आर का, ठीक है, वही क्या हो जाता है, रेंज। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि आर इनवर्स का डोमेन क्या है, बी है, तो वो क्या है, आर का रेंज है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ सेट आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स, होगा कि नहीं होगा। क्लियरली आप देख लो, इसका डोमेन क्या है, ए, और इसका रेंज है ए, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे एक उलटफेर होता है जिसको आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है। नाउ आई थिंक मैंने आपको ये भी बता दिया, रिलेशन बता दिया, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, कोडोमेन बता दिया और इनवर्स रिलेशन के बारे में बता दिया, एंड आपको ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, ठीक है। अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं, 7-8 तरह के रिलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है हमारा वर्ड रिलेशन, ठीक है, पहला हमारा होता है वर्ड रिलेशन। तो हमारा फर्स्ट है क्या, वर्ड रिलेशन, ठीक है। इसमें मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें बस कुछ चीजें हैं जो एकदम बतानी जरूरी होते हैं, कुछ कुछ जैसे रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, इक्विवेलेंस, ये सब जानना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए वर्ड रिलेशन क्या है, अगर हमारे पास समझिए ऐसा है कि एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सेट ए गिवन है, ठीक है, एक सेट ए हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए फाई क्या होता है, मैंने सेट्स में भी इस बारे में बात की है कि फाई क्या होता है। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, तो अगर फाई हर एक सेट का सबसेट हो रहा है तो फाई यहाँ पे हर एक हर एक ऑर्डर्ड पेयर का भी, तो हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी तो सबसेट हो सकता है, सॉरी सबसेट होगा, ठीक है यहाँ पे। हाँ, तो अगर हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और देखिए फाई क्या है, एक नल सेट है, ठीक है। तो एक नल सेट का रिलेशन किस पे है, ए पे है, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि देखिए फाई क्या है, फाई क्या है, फाई यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है ए के साथ, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ए टू ए में फाई क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है ना। और फाई क्या है, एक नल सेट है, तो एक नल सेट किसी सेट के साथ कोई रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। मतलब उस नल सेट में क्या है, कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है ना, एक भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रिलेशन ऑन सेट है या फिर एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट है, दोनों चीज बोल सकते हैं। वर्ड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी का मतलब भी होता है खाली, ठीक है। चलिए तो हम अगले अगले की ओर आते हैं, ठीक है। तो दूसरा है हमारा यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। हम सेट में भी पढ़े थे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, हाँ। तो यहाँ पे भी क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। हाँ, तो अब हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर एक सेट हम ए लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक सेट ए लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, ए क्रॉस ए है, ये क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। अगर हम एक सेट ए लें तो ए क्रॉस ए सबसेट होगा कि नहीं होगा, ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है ए पे, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे ए पे एक रिलेशन शो कर रहा है, यानी कि ए खुद के सेट पे क्या कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। मतलब किसी एक सेट का अपने ही साथ कोई रिलेशन है, ठीक है, किसी सेट का अपने ही साथ कोई रिलेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे आपका आप ही के साथ कोई अच्छा रिश्ता हो जाए, ठीक है, अपने आप से,
तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे समझिए, इसमें भी क्या बोलते हैं, मतलब किसी एक सेट का उसी के साथ क्या हो जाए, रिलेशन हो जाए, ठीक है। जैसे ए क्रॉस ए निकल जाए, बी क्रॉस बी निकल जाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि देखिए, जो फाइव जो हमारा एम्प्टी सेट था वो सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है किसी एक सेट पे, ठीक है। और वही सेम उस सेट का उसके साथ जो रिलेशन है वो क्या हो गया, हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। सबसे सबसे लार्जेस्ट होता है, तो फाइव सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन हो गया, और किसी एक सेट का उसी के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या हो गया, हमारा लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे की ओर पे आते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा है यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे तीसरा है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो अगर ऐसा समझ लें, यहाँ पे हम मान लें कि ए एक सेट है, ठीक है, ए एक सेट है, ठीक है, ए इज अ सेट। तो ए सेट लें हम, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो मान लीजिए इसके पास एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है। हाँ, तो जब हम ए क्रॉस ए की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला ऑर्डर पे यहाँ पे बनेगा 1 1, दूसरा बनेगा 1 2, ठीक है, तीसरा बनेगा 2 1 और चौथा बनेगा 2 2, ठीक है। इसको मैंने एग्जांपल समझा रहा हूँ क्योंकि बेहतर आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए ये दोनों सेम है ना, 1 1 और 2 2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। यही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, इसके अलावा आइडेंटिटी रिलेशन और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पे, ठीक है, किसी एक सेट का हमको क्या निकालना हो, कोई मतलब कोई ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, दोनों सेम आ जाए, ऐसा, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स, ठीक है, यहाँ पे जो ये ऑर्डर्ड पेयर बने, ये ए बी ना होके ए हो जाए, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाती है, आइडेंटिटी रिलेशन की बात बन जाती है, ठीक है। बस यही हुआ, इसके अलावा और आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आइडेंटिटी रिलेशन में होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अगला है, ठीक है, यहाँ पे जो अगला है वो क्या है, ठीक है। जब हम अगले की बात करें तो यहाँ पे ये आता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए तो बात बहुत ही हद तक क्लियर हो जाती है, ठीक है। सिमेट्रिक फिर बहुत ही आसान है, ट्रांजिटिव भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे बात फंसती है तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव में फंसती है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, समझिए हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है। एक सेट ए है, ठीक है, इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो अगर इसमें मान लीजिए एक जो सेट आर बनेगा, जो सेट रिलेशन का बनेगा, ठीक है, अगर इसमें ये तीनों एलिमेंट अपने साथ, ठीक है, अपने साथ रिलेटेड हो, ठीक है, अगर ये तीनों एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो, ठीक है, बाकी कोई हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर ये तीनों, ये 1 अपने साथ रिलेटेड हो, ये 2 अपने साथ रिलेटेड हो, ये 3 अपने साथ रिलेटेड हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई चौथा एलिमेंट होता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्थ एलिमेंट होता, ठीक है, कोई फोर्थ एलिमेंट होता है यहाँ पे हमारे पास 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 4 4 होता, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सारा एलिमेंट इसका, ठीक है, यहाँ पे अपने साथ रिलेटेड अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे शो कर रहा है, बस इसका यही मतलब होता है। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है, अगर मान लीजिए इसमें यहाँ से ये मिसिंग होता, 4 नहीं होता, ठीक है, 4 4 नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, बस इसका इतना ही मतलब होता है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप अगर आप कहीं पे कुछ पढ़ भी लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये देखना है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन दिया है उसमें आपको चेक करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो बस ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अपने साथ रिलेटेड हैं या नहीं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में वो सेम ए बना रहे हैं या नहीं। सारे के सारे एलिमेंट्स अगर बना रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं बना रहे हैं तो नहीं होगा। एक भी मिसिंग है उसमें से तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एनडीए का एग्जाम है तो इसमें बेसिकली वही चीजें आएंगी,
ठीक है, आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा कि यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है। तो आप चेक आपको इसी तरह से करना है, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं सोचना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। बस ये इतना ही सिंपल है, ठीक है। हर जगह इसका हुआ बना हुआ होता है, बट ये इतना सिंपल है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे अपने साथ रिलेटेड हैं, ए और ए की तरह बना रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। अब हम अगले की ओर आते हैं, जो क्या है हमारा सिमेट्रिक है। क्या है हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक, ये वर्ड ही हमें बता देता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब जो जिसको हम क्या कर सकें, जिसका अगर हम एक मिरर लगा दें तो सेम टू सेम क्या हो, दोनों तरफ मिरर इमेज बन जाए, ठीक है। मान लो कोई एक ऐसा चीज जिसके बीच में मिरर लगा दें तो क्या हो, वो एग्जैक्टली सेम बन जाए। तो ये भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर है, ठीक है, ऐसा समझिए कि हमारे पास कोई रिलेशन आर है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस आर में कोई एक ऐसा भी है बी ए जो इस आर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यहाँ पे एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे समझिए अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, इसमें 1 2 3 है हमारे पास, ठीक है, एलिमेंट। तो जब हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 2 बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, और 2 1 भी बन जा रहा है, ठीक है, 1 2 बन रहा है और 2 1 भी बन जा रहा है, तो ये रिलेशन क्या है, यहाँ पे ये जो आर बनेगा हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। बस इसका इतना ही मतलब होता है, और कुछ भी नहीं होता। मतलब जहाँ पे अगर ए भी बन रहा है, इसका बी ए भी बन रहा है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है, वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। हाँ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, कभी कभी नहीं मैं थोड़ी सी ये इस एक्सेंट में ही बातें कर लेता हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली ना, ठीक है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए अगली, तो हमारा अगला है, ठीक है, अगला क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। हाँ, ये तो और भी आसान है, हमारा क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं हम, ठीक है, इसको हम सीधा एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे को क्या है, बस समझना ही तो है, ठीक है। अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ समझना है, तो हम समझ लेते हैं इसको। तो देखिए क्या है, अगर ए में 1 2 3 है, ठीक है, तो अगर एक रिलेशन है आर यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये रिलेशन में 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 2 दोनों तरफ सेम था ना, हाँ, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये 1 3 भी होना चाहिए। अगर ये 1 3 भी है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्लियर हूँ, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास समझिए एक सेट है, ठीक है, ठीक है, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3। तो हम इसमें जब रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, इसमें रिलेशन अगर निकाले, देखिए सारा अगर हम लिखते हैं तो पहले हो गया 1 1, फिर हो गया 1 2, ठीक है, फिर हो गया ये 1 3, हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये हो गया 2 1, ठीक है, फिर ये हो गया 2 2, फिर ये हो गया 2 3, फिर ये क्या हो गया 3 1, ठीक है, फिर ये हो गया 3 2, और फिर ये क्या हो गया 3 3। हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब और भी बहुत सारे होगा, ठीक है, पहले हम 1 1 करेंगे, 1 2 करेंगे, 1 3 करेंगे, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर देखिए। तो इसमें देखिए हमको ये ध्यान रखना, देखिए 1 2 है तो कहीं ना कहीं 2 3 होगा, है या नहीं है। तो ये इम्प्लाई करता है कि 1 3 भी होना चाहिए। तो देखिए 1 3 भी है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। कोई दूसरा ही ले लो आप, जैसे देखो यहाँ पे 2 1 है, ठीक है, 2 1 है, और कहीं पे मान लो 1 3 है, ठीक है, 2 1 है और 1 3 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि 2 3 भी होना चाहिए। तो देखिए 2 3 भी है कि नहीं है। अब देखिए मान लिया हमारे पास 3 1 है, ठीक है, और 1 2 भी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि 3 2 भी होना चाहिए, तो 3 2 भी है। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास, ठीक है, कोई है, जैसे ए बी है उस रिलेशन में, ठीक है, और बी सी है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ तुम आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे यही है और बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट्स में तो बहुत जगह बहुत चीज़ें लिखी रहती है, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ पहचानना ही तो है यार, और क्या। और पहचानने में तो हम इंडियंस बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारी तो बहुत जान पहचान हर जगह होती है,
ठीक है। हाँ, तो चलिए हम अगले की बात करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, अगला आता है एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अगला क्या आता है हमारा, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक की जब हम बात करते हैं, हाँ तो देखिए जब हम एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा है। तो जब मैं अगर इसको ऐसे समझिए कि मैं अगर इसको आपको ऐसे स्टेटमेंट्स में बताने लगा तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि हमारे पास एक रिलेशन है आर। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास किसके में, ए बी में। हाँ, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि दिस, ऐसे मतलब ये दिया हुआ है कि ये जो ए है ये बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसे बी बाई ए, बी बाई ए अगर हम कर रहे हैं, मतलब ये ए बी को क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जा रहा है, कोई नेचुरल नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको कोई क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर मिल जा रहा है। मतलब आप समझ लो इसको। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ए बी को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। हमारे पास ऐसा एक रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक तब होगा, ठीक है, जब ए बी, ठीक है, और मतलब ए बी भी आर से बिलोंग करेगा और बी ए बी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, हाँ, बट देखिए अब इस केस में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अगर हम मान लीजिए एग्जांपल ले लें तो 2 डिवाइड्स 4, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, 2 डिवाइड्स 4 यानी कि 2 और 4 हो सकता है। ठीक है, तो 4, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2 ना, 4 डज नॉट डिवाइड 2, 4 कभी 2 को डिवाइड नहीं करता। तो यही चीज है यहाँ पे, इसी चीज को समझना है। ठीक है, तो देखिए ये तो सिमेट्रिक का रूल होता है ना, ये तो सिमेट्रिक का होता है। तो इसी में जब ये ए और बी इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी कि ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक रिलेशन है, हमारे पास कोई सिमेट्रिक रिलेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और बी ए भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, हाँ, तो ये एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब ये ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये ए और बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लाइज ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी ए से बिलोंग कर रहा है। देखिए ये तो जो है कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है ना, तो जहाँ कहीं भी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, और वहाँ ए और बी इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है वो, कि अगर इफ ए डिवाइड्स बी, ठीक है, तो बी ए को तभी डिवाइड कर पाएगा जब दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। 2 डिवाइड्स 4 बट 4 डज नॉट डिवाइड 2, तो कोई भी दो नंबर एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को तभी डिवाइड करती है जब वो दोनों आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो बस यही होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक, यही होता है हमारा क्या, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने लास्ट पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट है वो क्या है, इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें क्या सोचना है कि जो भी हमारा रिलेशन है वो अगर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है, वो अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव तीनों है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, उसमें ये तीनों चीजें हैं, वो ये तीनों चीजें हैं, तो वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और मैंने आपको इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो आपको बस समझना ही है, आपको इसके स्टेटमेंट से उतना ज्यादा मतलब है नहीं। अब स्टेटमेंट्स का सुधार वो हम लोग क्वेश्चंस में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं वेरी पॉसिबली कोशिश करूंगा कि फंक्शंस को जल्दी से खत्म करके इस चैप्टर के 25 या 30 क्वेश्चंस की, बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज लाऊं, और फिर उसमें मैं आपको धीरे धीरे बताऊं कि कैसे चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, उस क्लास को मैं थोड़ी और इंटरेक्टिव करने की कोशिश करूंगा। दिन दिन प्रतिदिन मैं इस क्लासेस के स्ट्रक्चर्स में इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ। जैसे पहले के 2 लेक्चर मेरा उतना अच्छे से नहीं बना था, आज देख लो, आज थोड़ा उससे तो बेहतर है।
ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं इसमें सुधार लाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर तरह की चीज़ें को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं रिलेशन की। ठीक है, देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं। ये समझिए, अगर हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, हमारे पास कोई सेट है जिसके पास क्या है, एन एलिमेंट्स है, जिसके पास क्या है, एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सेट है जिसके पास एन एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2 to the power n² माइनस एन, 2 to the power n² माइनस एन। ठीक है, 2 to the power n² माइनस एन। इसको आप याद कर लें कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2 to the power n² माइनस एन। ठीक है। दूसरा है हमारा कि अगर एक हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, अगर एक हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, ठीक है, मतलब किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, तो ये हमेशा क्या होगा, तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यानी कि एक तरह से समझ सकते हैं कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से जो आइडेंटिटी होता है हमारा, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन भी ये तीनों होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन भी किसी एक नॉन एम्प्टी सेट का तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो होता ही है, बट ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है। क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है। मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया है, आइडेंटिटी रिलेशन में आप देखते हो कि ए होता है या नहीं होता है, तो ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा। क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है। अब ऐसे समझिए कि अब हमारे पास क्या है, आर एंड एस। ठीक है, दो इक्विवेलेंट, मतलब एक सेट ए है हमारे पास, ठीक है, इसके दो इक्विवेलेंट रिलेशंस हैं, कौन कौन से, आर हैं और एस है। ठीक है, इसके पास क्या है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो जो आर इंटरसेक्शन एस होगा, यानी कि जो इन दोनों, इस इस इसके मतलब इसके सेट में और इसके सेट में, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन होंगे, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, और हमारा इसमें लास्ट प्रॉपर्टी यही है कि इनवर्स ऑफ एनी, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, इज इक्विवेलेंस, मतलब किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का हम इनवर्स निकालें तो वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस ही होगा। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसमें एक और छोटी सी चीज बचती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये एक चीज अब बच जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल भी मैं बहुत ही रेगुलरली वीडियो डालने की सोच रहा हूँ, मतलब सोच कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, डेली रात में मैंने एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं कल के लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर भी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स क्रॉस कर चुका है। ठीक है, हाँ, तो कल की क्लास में मैं इसको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को इंक्लूड कर दूंगा, और फिर कल ही हम लोग फंक्शन भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से जब हम चीज़ों को और भी ज़्यादा समझते हैं तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर योर immense love, thank you from me, from the inner core of my heart. ठीक है, good, I'll not say goodbye. ठीक है, so that's it for today. ठीक है, bye and we'll meet you tomorrow. ठीक है, again with an enthusiastic lecture. ठीक है, and we'll see what we can improve again on ourselves. ठीक है, thank you very much.